क्या आप जानते हैं कि वकील की तरह सोचने का असली मतलब क्या होता है? अक्सर लोग समझते हैं कि वकील सिर्फ तर्क करते हैं या बहस करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। वकील सिर्फ जवाब नहीं ढूंढते, वे हर सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वे हर तथ्य को ध्यान से परखते हैं, हर तर्क को दोनों तरफ से देखते हैं और किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले उसकी पूरी गहराई को समझते हैं। यही सोच हमें सिखाती है कोलिन सील की किताब थिंकिंग लाइक अ लॉयर। ये किताब हमें बताती है कि किसी भी सामान्य छात्र या इंसान को असाधारण क्रिटिकल थिंकर कैसे बनाया जा सकता है, और वह भी बिना जटिल कानून पढ़े। चैप्टर 1 क्रिटिकल थिंकिंग एक जरूरत, विलासिता नहीं। कोलिन सील एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। थिंकिंग इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ हैबिट। यानी सोचने की क्षमता कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जरा सोचिए, हमारे स्कूलों में हर दिन हजारों बच्चे कुछ न कुछ याद करते हैं। वे पाठ्य पुस्तकों से पढ़ते हैं, बोर्ड से नोट्स लिखते हैं और परीक्षाओं के लिए जानकारी जमा करते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, उनमें से कितने बच्चे सच में सोचते हैं? कोलिन सील, जो कभी खुद एक संघर्षरत छात्र थे और बाद में एक सफल वकील बने, इसी सवाल से टकराए। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं होना चाहिए। असल सवाल यह है, क्या शिक्षा सिर्फ जानने के लिए है या समझने के लिए? क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी कोलिन बताते हैं कि ज्यादातर स्कूलों में क्रिटिकल थिंकिंग को एक एडवांस्ड स्किल माना जाता है। यानी यह माना जाता है कि यह केवल उन छात्रों के लिए है जो गिफ्टेड प्रोग्राम्स में हैं या ऑनर्स क्लासेस में पढ़ते हैं। लेकिन क्या सोचने की कला सिर्फ कुछ चुनिंदा बच्चों के लिए होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। कोलिन के अनुसार क्रिटिकल थिंकिंग को लग्जरी बना देना एक तरह का सामाजिक अन्याय है। जब केवल विशेष सुविधाओं वाले छात्रों को यह कौशल सिखाया जाता है, तो बाकी बच्चों को अनजाने में केवल रटने और पालन करने की आदत सिखाई जाती है। इस तरह शिक्षा व्यवस्था खुद ही सोचने वाले और सिर्फ मानने वाले लोगों के बीच अंतर पैदा कर देती है। कोलिन की व्यक्तिगत कहानी, एक रेबल थिंकर की शुरुआत। कोलिन सील खुद उन छात्रों में से थे जिनसे स्कूल को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वे अक्सर सवाल पूछते थे, बहस करते थे और कभी कभी शिक्षकों को चुनौती भी दे देते थे। एक दिन उनके एक शिक्षक ने उन्हें अकेले में बुलाया और कहा, तुम बहुत बोलते हो, लेकिन तुम सोचते भी हो। क्या तुमने कभी उस सोच को और तेज करने की कोशिश की है? यह छोटा सा वाक्य कोलिन के जीवन में एक बीज की तरह गिरा। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि सोच सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, सोच एक शक्ति है। सोच की असली शक्ति तो आखिर क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? यह हमें यह नहीं बताता कि क्या सोचना है, यह हमें सिखाता है कि कैसे सोचना है। यह हमें तय जवाब नहीं देता, बल्कि यह हमें सवालों के दरवाजे खोलना सिखाता है। क्रिटिकल थिंकिंग सहमति से संतुष्ट नहीं होती। यह पूछती है, क्या यह सच है? इसके पीछे क्या प्रमाण है? क्या कोई दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है? वकील की तरह सोचने का मतलब यही है, हर दावे की जड़ तक जाना, हर राय को परखना और हर तर्क को दोनों पक्षों से समझना। स्कूल सिस्टम में सोचने की जगह कहाँ है? आज अधिकांश स्कूलों में एक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह पाठ्य पुस्तक याद करे, सही उत्तर लिखे, परीक्षा पास करे और फिर सब कुछ भूल जाए। इस पूरे शैक्षणिक चक्र में कहीं भी रिफ्लेक्शन, एनालिसिस या रीजनिंग की जगह बहुत कम होती है। कोलिन इस व्यवस्था को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम बच्चों को केवल उत्तर याद रखने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो हम उन्हें असली दुनिया के लिए तैयार नहीं कर रहे। क्योंकि वास्तविक जीवन में सफलता उन लोगों को मिलती है जो सवाल पूछते हैं, सोचते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं। सोच कैसे सिखाई जाए? कोलिन के अनुसार बच्चों को सोचने की कला सिखाने का तरीका बहुत सरल है। उन्हें बहस करना सिखाइए, लेकिन सम्मान के साथ। उन्हें सवाल उठाने दीजिए, लेकिन सुनने की जिम्मेदारी के साथ। उन्हें गलती करने दीजिए, लेकिन तर्क के आधार पर। उन्हें यह पूछने दीजिए, क्यों? क्या यह सच है? इसके पीछे क्या कारण है? जब बच्चे इन सवालों के साथ सीखते हैं, तभी असली शिक्षा शुरू होती है। थिंकिंग फॉर ऑल एक मिशन। कोलिन सील ने इसी विचार के साथ थिंक लॉ नाम की संस्था की शुरुआत की। इस संस्था का उद्देश्य है कि हर स्कूल, हर शिक्षक और हर छात्र तक क्रिटिकल थिंकिंग पहुंचाई जाए। उनका नारा है गिफ्ट थिंकिंग फॉर ऑल, क्योंकि सोचना कोई उपहार नहीं है जो कुछ लोगों को मिलता है।
यह एक कौशल है जिसे हर बच्चा सीख सकता है अगर उसे सही संरचना और अभ्यास दिया जाए। सोच के बिना समाज अधूरा है। कोलिन हमें एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। वह कहते हैं जो समाज अपने नागरिकों को सिर्फ सुनना सिखाता है लेकिन सोचना नहीं सिखाता, वह धीरे धीरे अधिनायकवाद की ओर बढ़ जाता है। जब बच्चे सोचते हैं तो वे सवाल करते हैं। जब वे सवाल करते हैं तो वे अपने जीवन और समाज की जिम्मेदारी लेने लगते हैं। निष्कर्ष, क्रिटिकल थिंकिंग ही स्वतंत्रता है। क्रिटिकल थिंकिंग कोई अतिरिक्त शैक्षणिक कौशल नहीं है, यह मानसिक स्वतंत्रता है, यह आत्मसंवाद है। यह वह साहस है जो कहता है मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं खुद समझ न लूं। कोलिन का मानना है कि अगर हम एक पूरी पीढ़ी को सोचने की कला सिखा दें तो हम उन्हें केवल सफल नहीं बनाते, हम उन्हें एक बेहतर समाज बनाने की शक्ति भी देते हैं। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग जवाबों से नहीं शुरू होती, यह शुरू होती है बेहतर सवाल पूछने के साहस से। चैप्टर 2 थिंक लॉ फ्रेमवर्क DR AW+C वकील की तरह सोचने का ढांचा। अगर सोचना एक कला है तो उसे दिशा देने के लिए एक प्रणाली भी जरूरी होती है। कोलिन सील कहते हैं कि केवल प्रेरणा से सोच विकसित नहीं होती, सोच को सिखाया भी जा सकता है और इसके लिए एक स्पष्ट ढांचा होना चाहिए। जब सोच को एक संरचना मिल जाती है तब सामान्य छात्र भी असाधारण निर्णय लेने लगता है। इसी उद्देश्य से कोलिन ने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसे कहा जाता है ड्रॉर+C मॉडल। यह एक संरचित सोचने की प्रक्रिया है जिसमें किसी भी स्थिति को नियम, तर्क और परिणाम के आधार पर समझा जाता है। इस मॉडल के 6 भाग हैं। D डिसीजन, R रूल, A आर्ग्यूमेंट साइड, एक A आर्ग्यूमेंट साइड, 2 W वर्ल्ड इम्पैक्ट, C कंक्लूजन। अब इसे विस्तार से समझते हैं। डिसीजन, निर्णय क्या था? सबसे पहले सवाल यह है कि असल में हुआ क्या? किसी व्यक्ति ने कौन सा निर्णय लिया और उसने ऐसा क्यों किया? उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी छात्र ने स्कूल में अनुशासन का उल्लंघन किया। अब सबसे पहला कदम है यह समझना कि उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया। रूल, नियम या मूल्य क्या था? अब दूसरा प्रश्न आता है उस निर्णय के पीछे कौन सा नियम, सिद्धांत या सामाजिक मूल्य जुड़ा हुआ था? क्या वह निर्णय नैतिक था या नियमों के खिलाफ था? क्या उस व्यक्ति ने किसी कानून, सिद्धांत या सामाजिक अपेक्षा का उल्लंघन किया? आर्ग्यूमेंट, पक्ष 1। अब हम पहले पक्ष की सोच को समझते हैं। जिस व्यक्ति ने निर्णय लिया वह अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए क्या कारण देता है? उसके तर्क क्या हैं? उसकी सोच का आधार क्या है? आर्ग्यूमेंट, पक्ष 2। अब हम दूसरे पक्ष की बात सुनते हैं। वह व्यक्ति या संस्था जो कहती है कि यह निर्णय गलत था, उसके तर्क क्या हैं? वह क्यों मानती है कि यह निर्णय नैतिक, व्यावहारिक या सामाजिक रूप से सही नहीं है? वर्ल्ड इम्पैक्ट, दुनिया पर प्रभाव। अब सोचिए कि इस निर्णय का समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्या यह एक मिसाल बन सकता है? क्या इससे दूसरे लोग भी वही काम करने के लिए प्रेरित होंगे? क्या यह व्यवस्था को मजबूत करेगा या उसे कमजोर कर देगा? कंक्लूजन, अंतिम निष्कर्ष। अब अंत में आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग। इतने सारे विश्लेषण के बाद आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या यह निर्णय उचित था? आप किस पक्ष के साथ खड़े हैं और क्यों? इस निष्कर्ष में आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी जिम्मेदारी साफ दिखाई देती है। स्कूल में इसका उपयोग, अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर यह ढांचा बच्चों को कक्षा में सिखाया जाए तो क्या होगा। वे किसी भी विषय को गहराई से समझ सकते हैं, चाहे वह इतिहास हो, साहित्य हो, समाजशास्त्र हो या विज्ञान। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? D, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया। R, ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह का सिद्धांत। A, भारत को स्वतंत्रता चाहिए थी। A, अंग्रेजों का तर्क हो सकता था कि वे व्यवस्था बनाए रख रहे थे। W, इस आंदोलन ने भारत में एकता और आत्मविश्वास पैदा किया। C, यह निर्णय ऐतिहासिक, शांतिपूर्ण और रणनीतिक रूप से प्रभावी था। इस प्रक्रिया से छात्र सिर्फ जवाब याद नहीं करते, वे सोचने का तरीका सीखते हैं। और जब एक बच्चा सच में सोचना सीख जाता है तब वह केवल परीक्षा पास करने वाला छात्र नहीं रहता, वह एक स्वतंत्र विचारक बन जाता है। वे सोचते हैं, तर्क करते हैं और चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे वे यह समझने लगते हैं कि हर निर्णय के पीछे केवल एक कारण नहीं होता, बल्कि उसके पीछे तर्क भी होते हैं, भावनाएं भी होती हैं और भविष्य में आने वाले परिणाम भी छिपे होते हैं। जब बच्चे इस तरह से सोचना सीखते हैं
तो उनके अंदर यह विश्वास पैदा होता है कि वे भी स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक वकील किसी केस को समझते समय सोचता है। शिक्षक की भूमिका इस पूरे ढांचे में शिक्षक का काम जज बनने का नहीं, बल्कि एक गाइड बनने का होता है। शिक्षक का कार्य बच्चों को यह बताना नहीं है कि सही जवाब क्या है, बल्कि उन्हें उस रास्ते की ओर ले जाना है जहां वे खुद सोच सकें, खुद विश्लेषण कर सकें और अंततः अपने निष्कर्ष तक पहुंच सकें। जब शिक्षक बच्चों को दिशा देते हैं लेकिन अंतिम उत्तर उनके ऊपर नहीं थोपते, तब छात्र अपने विचारों को विकसित करना सीखते हैं। वे सिर्फ सुनने वाले विद्यार्थी नहीं रहते, बल्कि सक्रिय विचारक बन जाते हैं। निष्कर्ष कोलिन सील का कहना है कि सोचना कोई रहस्यमय प्रतिभा नहीं है, यह एक कौशल है और हर कौशल की तरह इसे भी सिखाया और विकसित किया जा सकता है। ड्रॉ+C मॉडल यह साबित करता है कि सोचने की प्रक्रिया को संरचना दी जा सकती है। जब हम किसी निर्णय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर देखते हैं, तभी हम वास्तव में समझ पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। असल में सोच तब आसान हो जाती है जब हमें सोचने का तरीका पता होता है। चैप्टर 3 द पावर ऑफ मिस्टेक्स। सोच की सबसे बड़ी प्रयोगशाला गलती। गलती एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे भीतर कई तरह की भावनाएं जाग उठती हैं। शर्म, डर, असफलता, ये तीनों भावनाएं अक्सर इस शब्द के साथ जुड़ जाती हैं। बचपन से हमें स्कूलों में सिखाया जाता है गलती मत करो, क्योंकि गलती का मतलब माना जाता है फेल होना, पीछे रह जाना या दूसरों से कम साबित होना। लेकिन कोलिन सील इस पूरे दृष्टिकोण को उलट देते हैं। उनकी किताब का यह अध्याय एक बिल्कुल अलग विचार सामने रखता है। वे कहते हैं गलती कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो सोच, समझ और वास्तविक विकास की ओर खुलता है। गलती को सजा नहीं, संकेत समझो। कोलिन बताते हैं कि गलती केवल गलत उत्तर का संकेत नहीं होती। अक्सर वह इस बात का पहला संकेत होती है कि छात्र सोचने की कोशिश कर रहा है। जब कोई छात्र गलत उत्तर देता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अयोग्य है। संभव है कि उसने सोचने की एक अलग प्रक्रिया अपनाई हो। यहीं से शिक्षक की असली जिम्मेदारी शुरू होती है। उसे यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि छात्र ने ऐसा क्यों सोचा। क्या उसने किसी जानकारी को गलत समझ लिया, या उसने किसी नई संभावना को जोड़ने की कोशिश की। जब शिक्षक ऐसे सवाल पूछते हैं, तब गलती एक सजा नहीं रहती, वह सीखने का अवसर बन जाती है। सोच में गलती एक प्रयोग की तरह है। विज्ञान की दुनिया में जब कोई प्रयोग सफल नहीं होता, तो वैज्ञानिक इसे असफलता नहीं मानते। वे लिखते हैं ऑब्जर्व डिफरेंटली देन एक्सपेक्टेड, यानी परिणाम उम्मीद से अलग आया और इसी से एक नई खोज का रास्ता खुल सकता है। कोलिन चाहते हैं कि यही दृष्टिकोण कक्षा में भी लाया जाए। जब कोई छात्र ऐसा तर्क देता है जो पूरी तरह सही नहीं है, तो उसे तुरंत गलत कहकर रोकने के बजाय उससे पूछा जाना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों सोचा? यही प्रश्न सोच को गहराई तक ले जाता है। उदाहरण, अदालत की तरह सोचते हुए गलती मान लीजिए। किसी छात्र ने यह तर्क दिया कि किसी अपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसका बचपन बहुत दुखद था। कानूनी दृष्टि से यह तर्क पूरी तरह मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें एक महत्वपूर्ण मानवीय दृष्टिकोण छिपा है। इसमें सहानुभूति है, परिस्थितियों को समझने की कोशिश है और एक गहरी मानवीय परत भी मौजूद है। अब शिक्षक इस गलती को सही दिशा दे सकता है। वह कह सकता है कि मानवीय पक्ष को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन कानून का आधार केवल भावनाएं नहीं, बल्कि प्रमाण और नियम होते हैं। इस तरह छात्र को यह समझ आता है कि सोच की कई परतें होती हैं। बिना डर के, बिना शर्म के गलती की संस्कृति। कोलिन कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि छात्र खुलकर सवाल पूछें, तो सबसे पहले उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि गलत सवाल पूछना भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। गलत उत्तर भी सही उत्तर तक पहुंचने का रास्ता बन सकता है। अगर हर गलती पर छात्र को सुधार नहीं बल्कि अपमान मिलता है, तो उसकी सोच धीरे धीरे बंद हो जाती है। लेकिन जहां गलती को स्वीकार किया जाता है, वहां रचनात्मकता जन्म लेती है। शिक्षक की भूमिका गलती का अनुवादक। शिक्षक का काम गलती को काट देना नहीं है, उसका काम है उस गलती को डिकोड करना। उसे समझना होता है कि छात्र की सोच किस दिशा में गई थी, वह उस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचा और कहां उसकी तर्क प्रक्रिया रास्ता भटक गई। कोलिन इस प्रक्रिया को एक दिलचस्प नाम देते हैं,
कॉग्निटिव ऑटोप्सी यानी सोच का पोस्टमार्टम। इसका मतलब है गलत सोच को खोलकर देखना और उससे सही सोच की दिशा ढूंढना। निष्कर्ष, गलती ही प्रवेश द्वार है। कोलिन का मानना है कि गलती वह दरवाजा है जहां से क्रिटिकल थिंकिंग शुरू होती है। गलती हमें यह बताती है कि हमारा दिमाग किस दिशा में गया और कहां वह ठोकर खा गया। इसलिए गलती डरने की चीज नहीं है, वह तो एक व्यक्तिगत प्रयोगशाला है जहां हर प्रयास के साथ हमारी सोच थोड़ी और तेज, थोड़ी और स्पष्ट होती जाती है। चैप्टर 4, इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवरी। जब कक्षा बन जाए खोज और जांच की प्रयोगशाला। जब कोई वकील किसी केस पर काम करता है तो वह केवल बहस नहीं करता, वह सबसे पहले सबूत इकट्ठा करता है, तथ्यों की जांच करता है और फिर उनके आधार पर तर्क बनाता है। कोलिन सील कहते हैं कि अगर छात्र वास्तव में क्रिटिकल थिंकिंग सीखना चाहते हैं तो उन्हें केवल जवाब देना नहीं आना चाहिए, उन्हें जवाब खोजना भी आना चाहिए। इसीलिए अगला कदम है इन्वेस्टिगेशन और डिस्कवरी। जानने और खोजने में अंतर। स्कूलों में ज्यादातर छात्र जो करते हैं वह है जानना, यानी किताब में जो लिखा है उसे पढ़ना और याद कर लेना। लेकिन वकील की सोच इससे आगे जाती है। वह कहती है सिर्फ पढ़ो नहीं, खोजो। जो दिखाई दे रहा है उससे आगे जाओ। डिस्कवरी का मतलब है कि छात्र खुद सवाल बनाए, खुद जानकारी जुटाए और खुद निष्कर्ष निकाले। शिक्षक को बदलनी होगी अपनी भूमिका। कोलिन के अनुसार आज के शिक्षक को केवल ज्ञान देने वाला प्रोफेसर नहीं रहना चाहिए, उसे एक इन्वेस्टिगेशन कोच बनना होगा। उसे छात्रों को सीधे उत्तर देने के बजाय ऐसे प्रश्न देने चाहिए जो उन्हें खुद उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करें। जैसे क्या गांधी जी की अहिंसा की रणनीति हर आंदोलन में सफल हो सकती थी? क्या किसी वैज्ञानिक के लिए नियम तोड़ना कभी नैतिक हो सकता है? क्या समाज के सभी कानून वास्तव में नैतिक होते हैं? ये प्रश्न सीधे उत्तर नहीं मांगते, ये जांच और विचार की प्रक्रिया शुरू करते हैं। छात्र को बनाओ विचारक, सिर्फ रटने वाला नहीं। जब कोई छात्र किसी विषय पर तथ्य इकट्ठा करता है, दोनों पक्षों को समझता है और फिर अपना निष्कर्ष बनाता है, तब वह केवल एक निष्क्रिय विद्यार्थी नहीं रहता, वह एक शोधकर्ता बन जाता है। कोलिन कहते हैं अगर तुम किसी छात्र को केवल तथ्य दे देते हो तो वह एक बार सोचता है, लेकिन अगर तुम उससे कहते हो खुद देखो, खुद तय करो, तो वह जीवन भर के लिए सोचना सीख जाता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और इन्वेस्टिगेशन। कोलिन सुझाव देते हैं कि शिक्षकों को कक्षा में इंक्वायरी बेस्ड मॉडल्स लाने चाहिए। छात्रों को केस स्टडी दीजिए, समस्याएं दीजिए और उनसे कहिए इसका समाधान खोजो। उन्हें समूहों में बांट दीजिए। जैसे अदालत में अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, कोई प्रोसिक्यूटर बने, कोई डिफेंडर और कोई जज। यह केवल एक नाटक नहीं होता, यह सोच की संरचना बनाने का तरीका है। ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रक्रिया। आज के समय में जानकारी हर जगह उपलब्ध है, इंटरनेट पर लगभग हर सवाल का जवाब मौजूद है, लेकिन कोई भी ऐप आपको यह नहीं सिखा सकता कि कैसे सोचना है, कैसे सही सवाल पूछना है। इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया छात्रों को यही सिखाती है। वे सीखते हैं कि सही प्रश्न क्या होता है, कहां डेटा में विरोधाभास छिपा है और किस जानकारी पर भरोसा किया जा सकता है। क्लासरूम कोर्टरूम। कोलिन का सपना है कि एक दिन कक्षाएं कोर्टरूम जैसी बन जाए, जहां छात्र केस सुलझाए, तर्क प्रस्तुत करें और तथ्यों की वैधता पर चर्चा करें, जहां किताबें केवल संदर्भ हों और छात्र खोजकर्ता बन जाए, जहां सीखना एक प्रक्रिया हो, केवल परिणाम नहीं। निष्कर्ष, खोज ही असली शिक्षा है। इस अध्याय का मूल संदेश बहुत स्पष्ट है। सच्ची शिक्षा तब शुरू होती है जब छात्र खुद खोज करना शुरू करते हैं। जब वे सोचते हैं तो वे केवल सिखाई गई बातों से संतुष्ट नहीं रहते, वे खुद जांचते हैं, खुद खोजते हैं और खुद निर्णय लेते हैं। कोलिन सील के अनुसार इन्वेस्टिगेशन सिर्फ वकीलों का काम नहीं है, यह हर बच्चे की असली बुद्धिमत्ता का आधार है। चैप्टर 5, निगोशिएशन एंड रीजनिंग। जब बहस जंग नहीं, समझ की शुरुआत बन जाए। एक वकील का सबसे शक्तिशाली हथियार उसकी आवाज नहीं, बल्कि उसकी दलील होती है। लेकिन दलील देना केवल बोलना, चीखना या किसी भी कीमत पर जीतना नहीं होता। असली दलील एक कला होती है, ऐसी कला जिसमें आप सामने वाले के विचार को तोड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि पहले उसे समझते हैं। आप उसके विचार से टकराते जरूर हैं, लेकिन उस टकराव का उद्देश्य हार जीत नहीं, बल्कि समझ पैदा करना होता है। फिर आप अपने विचार को तर्क और प्रमाण के आधार पर उसके सामने रखते हैं।
कोलिन सील इस अध्याय में बताते हैं कि क्लासरूम को ऐसी जगह बनाया जा सकता है जहां बहस हो लेकिन सम्मान के साथ, जहां असहमति हो लेकिन गरिमा के साथ। तर्क करना यानी सोचना सीखना बहस कोई खेल नहीं है जहां केवल जीतने की कोशिश की जाती है। यह एक दर्पण की तरह होती है जो यह दिखाती है कि तुम क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो और क्या तुम अपने विचार के पीछे मजबूती से खड़े रह सकते हो। जब कोई छात्र अपनी राय व्यक्त करता है तो वह अपनी समझ को आवाज देता है, और जब वह किसी दूसरे की राय को ध्यान से सुनता है तो उसकी सोच और भी व्यापक हो जाती है। नेगोशिएशन का असली अर्थ, नेगोशिएशन का मतलब केवल अपनी बात मनवाना नहीं है। इसका अर्थ है मैं अपनी सोच रखूंगा लेकिन तुम्हारी बात समझने के लिए भी तैयार रहूंगा। कोलिन कहते हैं कि असली शिक्षा तब जन्म लेती है जब दो विपरीत विचार एक दूसरे को ध्यान से सुनते हैं। क्लासरूम का सबसे अनमोल दृश्य वही होता है जब दो छात्र किसी मुद्दे पर असहमत होते हैं लेकिन एक दूसरे की बात काटते नहीं। वे कहते हैं मैं समझता हूं कि तुम क्या कह रहे हो लेकिन मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। यही असली रीजनिंग है। कक्षा में तर्क का अभ्यास शिक्षक छात्रों को बहुत सरल विषयों से तर्क करना सिखा सकते हैं, जैसे क्या स्कूल में यूनिफॉर्म जरूरी होनी चाहिए, क्या सोशल मीडिया पर कुछ सीमाएं होनी चाहिए, क्या 13 साल की उम्र में बच्चे मोबाइल के लिए तैयार होते हैं। अब छात्रों को दो समूहों में बांट दिया जाए, एक पक्ष समर्थन में और दूसरा विरोध में, लेकिन एक नियम स्पष्ट हो, कोई अपशब्द नहीं, कोई व्यक्तिगत हमला नहीं, सिर्फ तर्क, सम्मान और स्पष्ट रीजनिंग। सुनना तर्क का सबसे अनदेखा हिस्सा। बहुत से छात्र यह मानते हैं कि तर्क करना यानी ज्यादा बोलना, लेकिन कोलिन सील इस बात पर जोर देते हैं कि असली रीजनिंग बोलने से नहीं, सुनने से शुरू होती है। जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं तो आप यह समझने लगते हैं उसके तर्क का आधार क्या है, उसकी सोच किस अनुभव या विश्वास से आ रही है, क्या उसमें कोई कमजोरी है या क्या उसमें ऐसा कुछ है जिससे मैं भी सहमत हो सकता हूं। यही कला बहस को लड़ाई से सीख में बदल देती है। असहमति को सम्मान से जोड़ो। कोलिन कहते हैं कि यदि आप अपने क्लासरूम में असहमति को सुरक्षित बना देते हैं तो आप अपने छात्रों को लोकतांत्रिक सोच सिखा रहे होते हैं। तब छात्र किसी भी विषय पर खुलकर विचार कर सकते हैं। वे डरते नहीं, चुप नहीं रहते और अपनी आवाज को दबाते नहीं। आज समाज को ऐसे नागरिकों की जरूरत है जो अपनी राय रख सकें, दूसरों को सुन सकें और अंत में शांति से समाधान तक पहुंच सकें। वकील की तरह सोचो। भावनाओं से ऊपर उठकर बहुत बार बहस व्यक्तिगत हो जाती है। लोग विचारों पर नहीं बल्कि व्यक्तियों पर हमला करने लगते हैं। कोलिन बताते हैं कि एक सफल वकील वही होता है जो व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि तार्किक होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके विचार से सहमत नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका दुश्मन है। उसका अलग सोचना दरअसल आपके सोचने के लिए एक नया अवसर हो सकता है। निष्कर्ष, बहस मत छोड़ो, तरीका बदलो। इस अध्याय का सार बहुत स्पष्ट है। रीजनिंग और निगोशिएशन आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। आप कैसे सोचते हैं, कैसे असहमत होते हैं और कैसे दूसरों को अपने विचार समझाते हैं, यही तय करता है कि आप भविष्य में समाज में कैसी भूमिका निभाएंगे। कोलिन सील का विश्वास है कि अगर बच्चे बहस करना सीख जाए सम्मान, तर्क और जिज्ञासा के साथ, तो वे केवल छात्र नहीं रहते, वे विचारक बन जाते हैं। चैप्टर 6 कंपटीशन, सोच की स्पर्धा। विचारों का अखाड़ा। जब विचार आपस में टकराते हैं तभी असली सोच पैदा होती है। कोलिन सील कहते हैं कि बच्चों को बहस में हिस्सा लेने दीजिए, उन्हें तर्क करने दीजिए, गलत होने दीजिए, लेकिन उन्हें मैदान में उतरने का अवसर जरूर दीजिए, क्योंकि प्रतियोगिता केवल अंक प्राप्त करने का साधन नहीं है, यह सोच को तेज करने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। स्पर्धा से डर नहीं, दिशा मिलती है। अक्सर यह माना जाता है कि प्रतियोगिता बच्चों पर दबाव बनाती है, लेकिन अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वह दबाव नहीं बनाती बल्कि दृष्टि देती है। जब छात्र क्लासरूम में स्वस्थ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो वे दूसरों को हराने की कोशिश नहीं करते, वे खुद को बेहतर बनाने लगते हैं। वे तर्क करते हैं, सीखते हैं और हर बार अपनी रीजनिंग को और स्पष्ट करते हैं। तर्क की प्रतियोगिता एक कोर्ट जैसा मंच। कोलिन की सोच है कि हर स्कूल में कोर्टरूम जैसी डिबेट प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, जहां छात्रों को दो पक्षों में बांटा जाए, एक प्रोसिक्यूशन और दूसरा डिफेंस। उन्हें एक केस स्टडी दी जाए,
कुछ तथ्य दिए जाए और फिर कहा जाए तुम्हें अपने पक्ष को न्याय की कसौटी पर साबित करना है। अब छात्र केवल जानकारी नहीं दोहराएंगे, वे सोचेंगे, तर्क देंगे और अपनी सोच को प्रभावी भाषण में बदलेंगे। हारना भी सोच का हिस्सा है। किसी भी प्रतियोगिता में कोई न कोई हारता जरूर है, लेकिन कोलिन कहते हैं कि यह हार भी सीख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। जब छात्र हारते हैं तो वे खुद से सवाल करते हैं, मेरी रीजनिंग कहाँ कमजोर थी, मैं कहाँ चूक गया, क्या मैं सामने वाले के दृष्टिकोण को ठीक से समझ पाया था। यही आत्मपरीक्षण उन्हें और मजबूत बनाता है। शिक्षक की भूमिका आयोजक नहीं, संरक्षक। इस स्पर्धा में शिक्षक का काम केवल निर्णायक बनना नहीं है, उसका काम है एक ऐसा मंच तैयार करना जहां बहस गरिमा और तथ्यों दोनों के साथ हो, जहां तर्क हो लेकिन अपमान न हो, जहां दृढ़ता हो लेकिन लचीलापन भी बना रहे। स्पर्धा का असली उद्देश्य संवाद। कोलिन कहते हैं कि प्रतियोगिता का मतलब विवाद नहीं होता, असल में यह संवाद की तीव्रता होती है। यह वह स्थिति होती है जहां छात्र अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं और सामने वाले की बात को गहराई से सुनते हैं। ऐसी स्पर्धा छात्रों को एक नेता बनाती है जो सोचता है, सुनता है और फिर बोलता है। निष्कर्ष, विचारों का अखाड़ा ही असली शिक्षा है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सोच तब मजबूत होती है जब उसे चुनौती मिलती है। कंपटीशन क्लासरूम को एक साधारण जगह से बदलकर एक जीवंत विचार मंच बना सकता है। कोलिन सील का मानना है कि यदि हर छात्र को सोच के इस मैदान में उतरने का अवसर दिया जाए तो वह केवल सफल व्यक्ति नहीं बनेगा, वह एक जागरूक सामाजिक विचारक बनेगा। चैप्टर 7 सिटीजनशिप एंड लीडरशिप। जब सोच बन जाए, समाज की जिम्मेदारी एक वकील केवल तर्क करने वाला व्यक्ति नहीं होता, वह समाज को दिशा देने वाला नागरिक भी होता है। वह कानून की सीमाओं के भीतर रहते हुए सच्चाई की रक्षा करता है और उस सत्य को नेतृत्व में बदल देता है। कोलिन सील कहते हैं कि अगर बच्चों को वकील जैसी सोच सिखाई जाए तो वे केवल अच्छे छात्र ही नहीं बनेंगे, बल्कि जिम्मेदार और जागरूक नागरिक भी बनेंगे। सोच और नागरिकता का संबंध। एक अच्छा नागरिक कौन होता है? वह व्यक्ति जो सिर्फ नियमों का पालन नहीं करता बल्कि उन्हें समझता भी है। वह सवाल करता है, वह सोचकर वोट करता है, वह कानूनों को समझने की कोशिश करता है, वह नैतिक निर्णय लेता है और जब कहीं अन्याय दिखाई देता है तो वह उसके खिलाफ आवाज उठाने का साहस भी रखता है। इन सभी गुणों की शुरुआत एक ही जगह से होती है, सोच से। जब छात्र वकील जैसी सोच अपनाते हैं तब वे अंधानुकरण करने वाले नहीं रहते, वे सूचित, जागरूक और सक्रिय नागरिक बनते हैं। नेतृत्व का असली अर्थ जिम्मेदारी। कोलिन सील के अनुसार नेतृत्व का मतलब केवल पद या शक्ति नहीं होता, नेतृत्व असल में एक दृष्टिकोण होता है। जब कोई छात्र कक्षा में बहस करता है, तर्क प्रस्तुत करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरों की बात को ध्यान से सुनता है, तब वह अनजाने में ही नेतृत्व के बीज बो रहा होता है। सच्चा नेता वही होता है जो निर्णय लेने से डरता नहीं और अपने निर्णय की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहता है। शिक्षा नागरिकता की प्रयोगशाला। अगर स्कूलों को लोकतंत्र की प्रशिक्षण भूमि बना दिया जाए तो हर छात्र एक छोटा नेता बन सकता है। कोलिन का सपना है कि हर स्कूल ऐसा स्थान बने जहां बच्चे यह केवल न सीखें कि क्या सही है, बल्कि यह भी सोच सकें कि सही क्या है और क्यों सही है। जहां वे नियमों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने के लिए उत्सुक हों। जहां वे किसी भी प्राधिकरण का अंधानुकरण न करें, बल्कि सही सवाल पूछने का साहस रखें। विचारशील नागरिक बनाम भावनात्मक भीड़। कोलिन इस अंतर को बहुत स्पष्ट तरीके से बताते हैं। सोचने वाला नागरिक किसी भी नारे या भावनात्मक अपील से तुरंत प्रभावित नहीं हो जाता। वह रुककर पूछता है, इसका तर्क क्या है, क्या यह सच है, इसके पीछे कौन सी वास्तविकता छिपी है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। कोलिन का मानना है कि अगर हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकें जो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचती हो, तो दुनिया का हर लोकतंत्र मजबूत बन सकता है। नेतृत्व का नया चेहरा। आज दुनिया को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो केवल बोलना ही नहीं जानते, बल्कि सुनना और सोचना भी जानते हों। कोलिन के अनुसार थिंक लॉ जैसी क्रिटिकल थिंकिंग प्रक्रियाएं हर बच्चे को यह सिखा सकती हैं कि नेता बनने के लिए कुर्सी की नहीं बल्कि चरित्र की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, सोच से ही समाज बनता है। इस अंतिम अध्याय का सार बहुत गहरा है। क्रिटिकल थिंकिंग कोई शैक्षणिक विलासिता नहीं है,
ये एक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। कोलिन सील हमें यह याद दिलाते हैं कि जब आप सोचते हैं तो आप बदलते हैं, और जब एक छात्र बदलता है तो पूरा समाज बदल सकता है। अगर स्कूल सोच को नेतृत्व से जोड़ दें तो हर कक्षा से एक ऐसा नेता निकल सकता है जो कानून को समझेगा, न्याय को जिएगा और समाज को सही दिशा देगा। यात्रा का समापन थिंकिंग लाइक अ लॉयर की यह यात्रा यहीं पूरी होती है। अब आपके पास वह दृष्टि है जो क्लासरूम से कोर्टरूम और फिर कोर्टरूम से समाज तक जाती है। कोलिन सील का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, सोचना कोई विशेषाधिकार नहीं है, यह हर छात्र का अधिकार है। अब समय है इस विचार यात्रा को विराम देने का। आपने सुना कि कैसे एक छात्र केवल किताबों का पाठक नहीं रहता, बल्कि एक विचारक, एक जिज्ञासु और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है, अगर उसे यह सिखाया जाए कि कैसे सोचना है। कोलिन सील की किताब थिंकिंग लाइक अ लॉयर हमें यह याद दिलाती है कि सोचने की क्षमता कोई जन्मजात आदत नहीं होती। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे सिखाया और विकसित किया जा सकता है, और जब यह शक्ति किसी बच्चे के हाथ में आती है तो वह केवल स्कूल की परीक्षाएं पास नहीं करता, वह जीवन के सबसे कठिन सवालों का सामना करना भी सीख जाता है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो अपने छात्रों में सोच को प्रोत्साहित कीजिए। अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों के सवालों से डरिए मत, उन्हें तर्क करने दीजिए। और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो रटे हुए उत्तरों की सीमाओं से बाहर निकलिए। अपने आप से पूछिए, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं जैसा मैं सोचता हूं? क्योंकि वकील जैसी सोच किसी अदालत की मोहताज नहीं होती, वह हर इंसान को अपनी ही जिंदगी का न्यायाधीश बना देती है। आप सुन रहे थे थिंकिंग लाइक अ लॉयर का हिंदी ऑडियो बुक पूर्ण अध्याय दर अध्याय सारांश। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर साझा करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, जहां हम किताबों को केवल पढ़ते नहीं बल्कि उन्हें जीने की कोशिश करते हैं। अगली किताब के साथ हम फिर मिलेंगे, एक नई सोच और नए दृष्टिकोण के साथ। धन्यवाद।